नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में रीट पर चीट का मामला आखिरकार अभी भी लगता है वहीं की वहीं पर है। जिस हिसाब से उम्मीद की जा रही थी कि शायद मामला सुलझ जाए, लेकिन लगता नहीं कि सुलझने के कगार पर यह पूरा प्रकरण है। और अब कल देखिए, कल यानी मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़े लेवल पर राजस्थान विधानसभा का घेराव किए जाने की खबरें हैं। और कहा जा रहा है कि इस घेराव को लेकर राजस्थान से बाहर के भी दो बड़े नेता राजस्थान में तशरीफ ला रहे हैं। तो आशीष जी, पहला सवाल, सबसे पहले मैं आपको मेहमानों से तारुफ करा दूं। हमारे साथ आशीष जी जुड़े हैं भाजपा से, प्रतिष्ठा यादव जी जुड़ी है हमारे साथ कांग्रेस से, और भरत बेनीवाल जी रहे हैं जो लगातार रीट के मसले पर संघर्षरत हैं। सबसे पहला सवाल आशीष जी, कि कल जिस हिसाब से विधानसभा घेराव की जो बात की जा रही है, तो जिस हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि कल ना तो आप विधानसभा भी शायद नहीं चलने देंगे, और जो पूरा प्रदर्शन होगा वो वाकई राजस्थान में काफी बड़ा होगा। देखिए प्रदीप जी, राजस्थान की जनता पिछले कई सालों से, पर्टिकुलरली पिछले 1-1.5 सालों से बहुत ज्यादा त्रस्त है। चाहे हम अपराध की बात कर लें, चाहे किसान कर्ज माफी की बात कर लें, चाहे बेरोजगारी की बात कर लें, चाहे भ्रष्टाचार की बात कर लें, ये सब विषय ऐसे हैं जो जनता से सरोकार रखते हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री जी विधानसभा के पटल पर 3 बार घोषणाएं करते हैं रोजगार को लेकर के। पहली बार वो 75,000 लोगों को घोषणा करते हैं देने की, दोबारा वो 51,000 करते हैं, फिर वो 51,000 करते हैं। अगर हम विधानसभा में उनकी घोषणाओं की बात करें तो प्रदीप जी, अब तक उन्होंने 1,78,000 लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी उनके भाषणों के हिसाब से। और प्रदीप जी, स्थिति यह है कि पिछले 3 साल में लगातार पेपरों की एक श्रृंखला बन गई है जो पेपर लीक होने के कारण रद्द हो रहे हैं। चाहे हम एसआई की बात करें, चाहे हम और भी अन्य एग्जामों की बात करें जी। और सरकार कोई कड़े कानून ला नहीं रही है। आप देखिए, रीट परीक्षा की स्थिति यह थी कि जब अभी इसको प्रस्तावित था 2019 में होना था। देखिए, लास्ट टाइम जब रीट सक्सेसफुली कराया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कराया गया, और उस समय 26,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई। आपको भी प्रदीप जी ध्यान होगा कि जब इलेक्शन आ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको नौकरियां दे दी थी, बकायदा ज्वाइनिंग दे दी थी, और यही कांग्रेस पार्टी ने उन युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात करते हुए इलेक्शन कमीशन में गए कि साहब ये चुनाव आचार संहिता लग रही है, तो उसकी ज्वाइनिंग जो है उसको डिले करने के लिए, डिफेयर करने के लिए कार्य जो है कांग्रेस ने किया। आप देखिए, उसके उपरांत आज 3 साल से ज्यादा इस सरकार को हो गए हैं। ये सरकार अनेकों बार रीट परीक्षा की इन्होंने घोषणा की, और 5 बार रद्द होने के बाद ये 26 सितंबर को रीट की परीक्षा आयोजित करवाते हैं। जब परीक्षा आयोजित होती है तो उसके 2-3 दिन पहले से इस तरह की घटनाएं आनी चालू हो जाती है कि साहब सरकार ने बांसवाड़ा में इस लोगों को पकड़ा, दौसा में इनको पकड़ा है, और पेपर लीक की खबरें आने लग गई। आप देखिए, पेपर समाप्त होने के 24 घंटे के अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि ये पेपर लीक हो चुका है। लोगों के व्हाट्सएप पे उसकी आंसर की आ गई थी, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थी। आप देखिए, अगर सरकार में थोड़ी भी दूरदर्शिता होती और युवाओं के भविष्य के प्रति थोड़ी चिंता रखती तो प्रदीप जी, आपको भी ध्यान होगा कि लखनऊ में भी दिसंबर में 20 से 23 दिसंबर के बीच में यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, और वहां पे भी लीक की खबरें आई, लेकिन सरकार ने तुरंत फैसला करते हुए उसको रद्द किया। जो इसमें लिप्त पाए गए उनकी संपत्तियां जब्त की, और 23 जनवरी को पुनः यूपी टेट का एग्जाम संपन्न करवाया गया। आशीष जी, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीजें जो चीजें आप बता रहे हैं, ये तमाम चीजें तो यहाँ भी हो चुकी है, परीक्षा रद्द भी हो चुकी है, एसओजी को जांच नहीं, आप देखिए, दोनों में अंतर है। देखिए, दोनों में अंतर है। देखिए प्रदीप जी, अंतर यह है कि एक तो आपने परीक्षा रद्द होने का निर्णय बहुत लंबे अंतराल के बाद दिया, जब आपको लगा कि आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं आपकी कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ कि पहले तो ये चर्चा थी कि साहब 2 घंटे पहले पेपर आया, फिर 4 घंटे पहले पेपर आया, फिर बाद में फाइनली पता पड़ा कि साहब ये तो 48 घंटे पहले ही लॉकर से। और ये आपकी विशुद्ध नाकाम। देखिए, इसमें हमको ये भी समझना पड़ेगा प्रदीप जी, ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये पेपर राजनीतिक संरक्षण के कारण लीक करवाया गया है। आप देखिए, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी स्ट्रांग रूम के अंदर पेपर की सुरक्षा करने की, उन्हीं लोगों ने इस पेपर को बड़े सुनियोजित तरीके से लीक करवाया है। और
आप ऐसा करने के उपरांत जब आप बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त करते हैं तो बोर्ड अध्यक्ष का स्टेटमेंट आता है कि साहब ये जो पेपर लीक हुआ है इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। आपकी एसओजी की जो जांच चल रही है वो इस गति से चल रही है कि आज तक आप पिछले 15 दिनों में प्रदीप पाराशर को जब आपने पकड़ा है उससे ऊपर आप लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप देखिए डीपी जारोली को आपने बर्खास्त किया, लेकिन बिल्कुल यही मसला आज विधानसभा में भी हुआ। राजेंद्र राठौड़ जी ने भी इस मसले को वहां पर उठाया। बाकायदा उन्होंने आज विधानसभा की, अगर दोपहर की हमने कार्रवाई जो हमने देखी उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कुछ कॉलेजेस के नाम लिए, कुछ लोगों के नाम लिए और पूरी तरीके से जो उन्हें समय दिया गया था बोलने को उसमें उन्होंने पूरी सरकार की जो भी बातें थी वहां पर सदन में उन्होंने सबके बीच में रखी। सवाल प्रतिष्ठा जी यहां पर ये उठता है कि ये सारी चीजें तो खुलकर आ गई हैं। बीजेपी की मांग लगातार वही सीबीआई वाली जांच अड़ी हुई है कि सीबीआई जांच इस मामले पे करवाई जाए। पक्ष विपक्ष दोनों की यहां पर तकरार लगातार जारी है और कल इसी मसले को लेकर बीजेपी विधानसभा पर हल्ला बोलने की पूरी तैयारी में है। तो क्या लगता है कि क्या भाजपा को चुप हो जाना चाहिए? क्या विधानसभा में जो तकरार हुई, जो आज पूरा चिट्ठा जो कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने विधानसभा में खोला, क्या वो बिल्कुल ठीक था? देखिए प्रदीप जी, बीजेपी तो आपके कहने से, मेरे कहने से या बेरोजगार भी कहें तो ये चुप नहीं होंगे, क्योंकि इनको राजनीति करनी है। जैसा कि आपने बताया, मुझे आपसे पता चला कि इनके राष्ट्रीय लेवल के नेता भी कल की रैली के अंदर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। और वो इनको, जबकि कल एक आपके साथ ही एक बार डिबेट में मैंने कहा कि ऊपर से निर्देश है, इनको ऊपर से डंडा चला, तो जो बीजेपी से यहाँ हमारे साथी बैठे थे उन्होंने कहा कि ये अलोकतांत्रिक भाषा है। लेकिन जो हो रहा है वो सत्य बोला था और वो चीज सामने भी निकल के आ रही है। जैसा कि आज विधानसभा के अंदर खुद सरकार ने इनका जो शर्त रखी थी उसको भी माना, क्योंकि हम चाहते हैं कि खुले लेवल पर चर्चा हो। और आशीष जी कह रहे थे कि पेपर लीक किया ना, डिले उसको राजनीतिक रूप से, हाँ जी, टाइम लगाया। लेकिन गहलोत साहब ने बार बार कहा था कि पेपर इसको कैंसिल करने में 2 ही मिनट का समय लगता है, कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने करप्शन को इसमें किया, इसमें बेईमानी की, वो लोग पकड़े गए। लेकिन उसके साथ साथ जिन बच्चों ने मेहनत करके पढ़ी उनके प्रति भी हमारी संवेदनशीलताएं थी और हमने इसकी पूरी गहराई को देखा कि क्या उन बच्चों ने जिन्होंने मेहनत से जो अपनी जगह हासिल की उनको भी न्याय कैसे दिया जाए। तो इसमें बहुत गहराई से सोचने के बाद विपक्ष ने भी पूरा मामला उठाया और कुछ बच्चों से भी ये चीजें निकल के आई। तो एक तरह से बिल्कुल इनको कैंसिल किया गया। वो इसीलिए किया गया कि लोग चाह रहे थे, लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था, नहीं तो सरकार की ये थी कि जितने भी लोग थे इसमें स्कैंडल में वो मोस्टली पकड़े गए। अगर नहीं पकड़े जाते, एससीबी की मंशा नहीं होती, सरकार की मंशा नहीं होती, तो आप निश्चित मानिए कि इतना बड़ा खुलासा, खुद आशीष जी ने कहा कि पहले से खबरें आने शुरू हुई। अगर सरकार पकड़ना नहीं चाहती तो पहले से कैसे पकड़ती? अगर सरकार पेपर लीक करने में होती शामिल तो किसी को पकड़ा ही नहीं जाता। ये सब पकड़े इसलिए गए कि सरकार पूरी संवेदनशीलता से जो युवा मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी बेशकीमती टाइम और पैसा लगाकर पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उनको न्याय मिले। और हमारी मनसा है कि ज्यादा से ज्यादा जो चीज आप कह रहे हैं कि एसओजी ने अपनी पूरी कार्रवाई की, सरकार चाहती थी कि मामले का खुलासा हो और इसीलिए अब तक लगभग 38-40 लोग पकड़े गए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है भरत जी कि आप लोग भी बार बार ये चीज कहते रहे कि अभी तो जो नीचे की जो लेयर है केवल उनके नाम आए हैं, अभी जो ऊपर के बड़े लोग शामिल हैं वो कहीं इसमें नहीं है। और भरत जी एक दूसरा सवाल ये, जी मैं आता हूँ प्रतिष्ठा जी, आपके पास भी आता हूँ वापस। यहाँ पर भरत जी एक दूसरा सवाल ये कि लोगों की जो हमारे पास भी जो लोगों की कमेंट्स और जो उनके विचार आ रहे हैं उसमें काफी लोग सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और रीट लेवल 1 अब इसकी भी मांग उठने लग गई है। भरत बेनीवाल जी। जी बिल्कुल सर, जो आपके पास जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। मैं अभी आपको यही तो कहना चाह रहा था कि जो प्रतिष्ठा जी ने भी बताया, अभी मैम ने भी, तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। और लेकिन है ना, जो बताया तो उसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे कह रहे हैं कि भी सरकार ने 38 के करीब लोगों को पकड़ा, लेकिन जैसे पहले एसआई भर्ती हुई, उससे पहले जयन भर्ती हुई, उनमें भी सेम इसी तरह के प्रकरण है
और उनमें सीबीआई वो एसओजी को जांच के लिए दिया गया था। वो ठंडे बस्ते में चले गए, आज तक उनका कोई खुलासा नहीं हुआ, उसमें एक व्यक्ति आज तक पकड़ में नहीं आया, उसमें मुकदमे तक एक तरीके से दर्ज नहीं हुए, सिर्फ जांच में डाल के और फॉर्मेलिटी कर ली गई पूरी। अब वो कमेंट्स तो अपने आप ऑटोमेटिक आएंगे, क्योंकि सभी को पता है, हर आप युवा का नीचे कमेंट देखेंगे तो क्या 15 से 16 लाख युवा सारे के सारे परेशान कैसे हो सकते हैं? जरूर इस मुद्दे में कुछ ना कुछ बड़ी बात तो है ही, तो इसलिए वो परेशान है, इसीलिए वो सरकार से प्रश्न कर रहे हैं। तो सीधी बात यह है कि जैसे इस भर्ती में 38 से 40 लोग पकड़े गए, तो ये अभी तक तो सरकार की फॉर्मेलिटी मात्र हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने केस दर्ज कराया, मैं आपको पता ही था पहले भी मैंने बताया, तो जो केस भी दर्ज करवाया तो कोर्ट के जरिए से जाके कराना पड़ा हमें, तब जाके तो ये 38 लोग पकड़े गए, नहीं तो ये भी जयन, एसआई और पुस्तकालय सहायक उन भर्तियों की तरह कोई परिणाम नहीं आता। पैरामेडिकल भर्ती थी, उसमें भी मैंने एसओजी से मुकदमा दर्ज कराया था, भरत बेनीवाल नाम से पिटीशन दायर है, मैंने फेसबुक पे भी डाल रखी है, सोशल मीडिया पे भी डाल रखी है उसको, तो वो भी कोर्ट से जाके करवाया। उसमें भी 419 लोग फर्जी बाहर हुए, 2000 की भर्ती में से 419 फर्जी लोग बाहर हुए। देखिए फर्जी डिग्रियां बनवा। लेकिन भरत जी, अब तो ये मसला फैलता जा रहा है ना पूरी तरीके से, अब तक ठीक है, तो ये जो पहले वाली, तो आप ये बताइए, जब तक हम कोर्ट में नहीं गए, जब तक बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, तब तक ये क्यों नहीं हुआ? आप ये बताइए। जयन और एसआई में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया, और पुस्तकालय सहायक में भी बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया, तो उनकी देख लो भर्तियों आज तक कुछ नहीं हो पाई, ना कोर्ट में कोई पिटीशन दायर हो पाई। यानी जिस विषय को लेकर आप लोगों ने और विपक्ष ने जब आंदोलन किया, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि सरकार की आंख खुली है। प्रतिष्ठा जी, नहीं, देखिए, जैसा कि आशीष जी ने भी बोला कि एग्जाम से पहले ही धरपकड़ शुरू हो गई थी। आपने केस तो बाद में कराया होगा, लेकिन एग्जाम से पहले ही वो लोग इसके अंदर आ गए थे और तुरंत उनको सस्पेंड भी किया था। आपने भी पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था, पेपर के अंदर भी आया था पूरा क्लियर। जिस दिन एग्जाम थे उस दिन ही आया था कि इन लोगों को पकड़ा गया। तो सरकार की मंशा पूर्ण रूप से थी। सरकार ने हालांकि एक बिल लाने का भी उस टाइम भी ये कह दिया था कि किस तरह का कार्रवाई होगी और ये गाइडलाइन इसमें रहेगी, इसमें कोई भी बिल के लिए सरकार ने 21 अक्टूबर को घोषणा की है बिल के लिए मैम। इससे पहले कोई घोषणा नहीं हुई थी, जो भी आंदोलन के बाद हुई थी। उससे पहले आप कह रहे हैं पहले पकड़ लिया था, तो पहले अगर कोई संलिप्त पाया तो उनके बारे में इस तरह से कार्रवाई होगी, और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई हुई भी। आपने तो बाद में कराया होगा केस, लेकिन जिस दिन पेपर था उस दिन ही कार्रवाई शुरू कर दी थी सरकार ने, और जैसे पकड़े गए तुरंत एसओजी को मामला दिया गया इसमें। और दूसरी बात ये कि अगर ये तो आप भरत जी निश्चित मानिए कि अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो सरकार इतने लेवल पर इसको नहीं लेके जाती, क्योंकि गहलोत साहब खुद इस मामले में चाहते हैं। इतने ये सच्चाई है, कोई भी रीजन हो, ये मेरे ख्याल राजस्थान का आम आदमी भी इस बात को आशीष जी, आप क्या कहेंगे कि जब तक सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं होता, जब तक आवाज बुलंद नहीं की जाती, जब तक क्या आंख नहीं खुलती सरकार की, कि कोई भी एक तरह का व्यक्ति सामने ना देखिए प्रदीप जी, उसको रोका जाए। जी आशीष जी, देखिए प्रदीप जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी एक तरफ तो ये स्टेटमेंट देखते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है। अब जब गलती उनके करिंदों द्वारा हुई है तो वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की नेता गण जो है इसमें, प्रतिष्ठा जी आपका नंबर आएगा। प्रतिष्ठा जी, मैंने भी आपको बड़ा धैर्य से सुना है। देखिए इसमें सीबीआई जांच इसलिए जरूरी है प्रदीप जी कि ये जांच एक स्तर से ऊपर बढ़ नहीं पा रही है। आप देखिए, आपने जिस बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त किया, जिसने प्राइवेट आदमी को राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े हुए लोगों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, प्रदीप जी बड़ा आश्चर्य होगा आपको जानकर के कि मात्र जयपुर में शिक्षा संकुल का स्ट्रांग रूम ऐसा था जहां पर आपने निजी व्यक्तियों को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, और बाकी अन्य जिलों में जहां पर पेपर रखे हुए थे वहां पे एसडीएम स्तर से नीचे का कोई अधिकारी उनकी सुरक्षा में था नहीं। इसका मतलब आपने कोई षड्यंत्र के तहत यहाँ पर प्राइवेट व्यक्ति को नियुक्त किया। तो ये अगर जांच होगी तो निश्चित रूप से इसमें सरकार के मंत्री, बोर्ड के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी आएंगे, और इस तरह की खबरें भी आ रही कि इसमें कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो सीएमओ में हैं जिनकी लिप्तता है। तो जब तक सीबीआई इसकी जांच करेगी नहीं, तब तक मुझे लगता है एसओजी की एक लिमिटेशन है कि वो मंत्री को बुला करके पूछताछ नहीं कर सकती, वो मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं कर सकती, वो मंत्री को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आप देखिए, तो कहीं ना कहीं हमें इन तथ्यों को समझना पड़ेगा।
देखिए अभी मैं भरत जी को भी सुन रहा था, वो जिक्र कर रहे थे नकल अध्यादेश का कि साहब अक्टूबर में लाए। आप देखिए सरकार कितनी गंभीर है, आप देखिए कि सरकार कितनी गंभीर है, ये इससे पता पड़ता है कि आप जब आपको लगने लगा कि साहब रीट का तो पूरा आपका पेपर का जो है जबरदस्त तरीके से इसका जो है पेपर में बंदरबाट हुई है, पेपर लीक हुए हैं, तो सरकार ने अपनी नाक बचाने के लिए अक्टूबर में घोषणा की कि हम नकल अध्यादेश लेकर के आएंगे। और उस नकल अध्यादेश और तो अभ्यर्थी थे। एक मिनट, अरे रुकिए एक मिनट, प्रतिष्ठा जी सुनिए तो सही आप मेरी बात। प्रतिष्ठा जी आप सुन ही नहीं रहे हैं। क्या है आपके टाइम में प्रतिष्ठा जी, पेपर अरे प्रतिष्ठा जी तो आप कहाँ थे, कहाँ था उस टाइम पे विपक्ष कहाँ पे था, बताइए ना आप लोग कहाँ थे वहां पे, बताइए आपने आंदोलन क्यों नहीं किया, बताए उस टाइम आपने। प्रतिष्ठा जी इस तरह से चर्चा नहीं होगी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए प्रदीप जी, ये अक्टूबर में घोषणा करते हैं कि साहब हम नकल का अध्यादेश लेकर के आएंगे, जहां पे जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाएगा उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, और जो सजा है उसको 3 साल से बढ़ा करके 7 साल की जाएगी। आप देखिए दिसंबर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम थे, जिसमें पटवारी से लेकर के RS प्री से लेकर के ग्राम विकास अधिकारी से लेकर के बहुत सारे एग्जाम थे। अगर ये सरकार नकल अध्यादेश को अक्टूबर में ले आती तो कहीं ना कहीं ये जो माफिया है, नकल माफिया, उसके मन में एक डर बैठता। लेकिन आप देखिए कि आज स्थिति ये कि 4 महीने के उपरांत भी इस अध्यादेश और बिल का कोई अता पता है नहीं। आप देखिए स्थिति इतनी है कि इन्होंने इस रीट प्रकरण के अंदर जिस उदाराम को इन्होंने पकड़ा है, जो कि सरकारी टीचर है, स्थिति ये है कि उसकी सस्पेंशन तो छोड़िए, आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर ये नियम है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी अगर पकड़ा जाता है तो उसका निलंबन होता है। आप देखिए इसको तो इन्होंने 8 दिन तक निलंबित भी नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें भी काफी लंबा टाइम लगा था। जी प्रतिष्ठा जी आप बताइए। देखिए अगर ये आज जो विधानसभा में जो चर्चा हो रही थी उस टाइम मैंने भी देखा था कि धारीवाल जी ने बात रखी थी इनके सामने कि आपके पास कोई भी अगर सबूत है किसी के भी खिलाफ, XYZ किसी के भी खिलाफ कोई सबूत है, आप वो SOG को दीजिए या पटल पर रखिए भी इस व्यक्ति के खिलाफ हमारे पास सबूत है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। उसमें SOG आपके सबूतों को नेग्लेक्ट करे नहीं, लेकिन सबूतों की जांच तो प्रतिष्ठा जी एजेंसी करती है ना, आम सबूत। देखिए विधानसभा के बाहर तो कोई भी आरोप किसी पे लगा दे उसका कुछ नहीं है, लेकिन विधानसभा के अंदर अगर आप कोई किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाते तो आपको सिद्ध करना पड़ता है, उसके एक नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई। इसलिए वहां तो ये बोलते नहीं है किसी के लिए कि भाई फलाने व्यक्ति का नाम ये है और ये सबूत हमारे पास, फिर उसको सिद्ध करके दिखाए, तब तो बात है। अब तो यही है, मैं बताना प्रदीप जी लागू करना। अब ये SOG की बात कर रहे हैं, CBI के लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज का, अगर आपको ध्यान हो, काफी टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि आज के टाइम में CBI एक तोते की भूमिका में है, केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। उस पर हम कैसे ट्रस्ट करेंगे? वो तो वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। लेकिन प्रतिष्ठा जी अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता CBI में, तो पिछले कुछ समय में जो राजस्थान के 3-4 बड़े जो अहम मामले आपने CBI को सौंपे, फिर वहां कैसे ट्रस्ट कर लिया आपने? आप देखिए कुछ भी नहीं हुआ है उन एक भी काम। इनका जो मकसद है वो यही है कि इसको CBI को दे दो और ये काम पेंडिंग में चला जाए, ताकि राजस्थान में कम से कम नौकरियां दी जाए और वो बाद में ये पॉइंट बनाए। तो आपने और हमने देखा कि ये आज की इनकी नीति नहीं है, ये इन्होंने 2013 से पहले भी ये चीजें, GST के ऊपर इन्होंने हंगामा किया, FDI के लिए हंगामा किया, और बाद में जैसे इनकी सरकार बनी सारी वही नीतियां ले आए। चलिए आशीष जी के पास चलेंगे। भरत जी आप कुछ कह रहे थे। भरत जी, क्योंकि इनका ये कि अगर सरकार जो SOG है, SOG के अंदर जैसे मैडम कह रहे हैं कि भी सबूत देना चाहिए और आपको और उसकी जांच करवा लेंगे। ये दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत ये है अपन चाहते हैं कि SOG, ये मैं नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि ये बात संसद के अंदर भी शांति धारीवाल जी ने बोला कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप दीजिए। मैं कह रही हूँ आज विधानसभा में हमें सबूत क्यों देना पड़ रहा है? और SOG को खुद को करना चाहिए ना, सबूत कहीं से इकट्ठे करके लाने चाहिए। नहीं कर रहे, SOG कर रही है, लेकिन SOG के क्या कर रही है मैम? अगर SOG कार्रवाई नहीं करती तो इतने लोग पकड़े जाते क्या? यहाँ तक आती क्या SOG? अगर कहाँ पकड़ेगी मैम? आप बताओ ना। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ,
बड़े बड़े लोग मैम, बोलो तो मेडिकल डिपार्टमेंट आप किस आधार पर उनपे वो लगा रहे हैं, कोई प्रूफ है तो आप दीजिए। इसमें ये बात रखी गई है और उनको सबको कहा है कि भाई किसी भी उसके विधानसभा के अंदर ले आओ ना, आप किसका नाम, आप बाहर भाषण में तो आप नाम लेते हो फलाना इन्वॉल्व है, कितना व्यक्ति, उसके बाद मामला खुल के आ रहा है। विधानसभा में उस व्यक्ति का नाम ले हो ना ले होगे तो प्रूव करना पड़ेगा। तो वो सिस्टम है ना, वहां तो सिस्टम के एसओजी खुद इकट्ठे करे ना, एसओजी और कर रही है ना जी, ब्रज जी एसओजी जांच कर रही है तभी यहाँ तक आए, इतने प्रूफ हमारे पास तभी पहुंचे हैं जब एसओजी ने पहुंचाए हैं। आप और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जांचें सारी एसओजी की हुई है, ये सारे नामों के खुलासे। चलिए आशीष जी जब बीजेपी जब आरोप लगाती है, प्रतिष्ठा जी का कहना है कि अगर विपक्ष के पास में पुख्ता सबूत है तो वो हमें देते क्यों नहीं है फिर? इतने प्रदीप जी आपको भी जानकारी में होगा, प्रदीप जी विधानसभा में रखिए ना, आपके नेता क्यों नहीं रखते? चलिए आशीष जी को सुनते हैं। आशीष जी कुछ बता रहे हैं, सबूत दे रहे हैं शायद। जी प्रदीप जी आपकी भी जानकारी में होगा कि जब ये रीट का प्रकरण जब से चला है सितंबर के उपरांत, तब किरोड़ी लाल जी ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें की है, बहुत सारे खुलासे उन्होंने किए हैं, आप देखिए। और ये जो प्रदीप पाराशर व्यक्ति का हम नाम सुन रहे हैं, जिसको भी गिरफ्तार किया गया है एसओजी ने, आप देखिए ये पूरा जानकारी किरोड़ी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। आपको भी ध्यान होगा कि उन्होंने नाम लिया था कि आपने किस कारण से इस पर्टिकुलर व्यक्ति को आपने जो है वहां पर तैनात किया स्ट्रांग रूम में। तो अगर एसओजी वाकई में गंभीर होती तो देखिए, जब कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताता हूं आपको प्रदीप पराशर की, मैं बताता हूं आपको एक बात। आप एक बात देखिए, प्रदीप पराशर जब पैरामेडिकल भर्ती रीट से पहले हुई थी और एसओजी में मुकदमा मैंने दर्ज कराया कोर्ट से जाके, पहले जांच में था, 2 महीने तक सिर्फ खानापूर्ति होती रही और फर्जी लोग बाहर से डिग्रियां ले लेके आ गए। खेत में बैठे हुए आदमी को सरकारी नौकरी मिल गई थी, कैसे जैसे करके उनको बाहर करवाया, तो उसमें भी वो भी पैरामेडिकल काउंसिल का मामला था। और प्रदीप पराशर जो है सलाहकार था पैरामेडिकल काउंसिल का उस वक्त, जब इनको पता था एग्जैक्टली देखिए बिल्कुल में प्रदीप पराशर पहले से इन्वॉल्व था, तो इसको रीट की राजीव गांधी सर्किल इसमें स्टडी सर्किल में क्यों लिया गया कोऑर्डिनेटर के रूप में? देखिए बिल्कुल प्रदीप जी, भरत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान के अंदर बेसिकली ये जो नकल माफिया है बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। आप देखिए ये अपनी ड्यूटियां लगवाता है राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण, तो कहीं ना कहीं इसको मतलब जब तक ये सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक इसका बहुत अच्छे ढंग से खुलासा हो नहीं पाएगा। प्रतिष्ठा जी आपकी बारी आई, जब बोलिएगा ना प्रतिष्ठा जी, सुनिए तो सही। प्रतिष्ठा जी जब आप बोलते हैं तब आपको डिस्टर्ब करते हैं क्या? प्रतिष्ठा जी आप सुनिए तो सही। मैं बोल रही थी जब आप बीच में आए। नहीं मैं नहीं बोला, मैं कभी नहीं बोला, मैं एक बार भी नहीं बोला। प्रतिष्ठा जी आप सुनिए तो सही, आपकी बारी आएगी, आप पॉइंट्स को नोट कीजिए, ठीक है? देखिए प्रदीप जी पास भी आ रहा हूं मैं, 1 मिनट में आ रहा हूं बस। देश की बात की, पूरे देश में ये सरगना सक्रिय हो गए हैं और ये वास्तव में चिंता का विषय है। लेकिन ये केवल आप राजस्थान को टारगेट ना करके पूरे देश को कीजिए ना, हम भी आपके साथ हैं। हम तो चाह रहे हैं कि इनके ऊपर शिकंजा कसा जा सके, इसलिए आप पूरे देश की बात कीजिए। आप गुजरात में हमने तो एनटीपीसी का भी मुद्दा उठाया है, कोई कांग्रेस के टाइम से पनपा हुआ नहीं है, आपके टाइम से चला आ रहा है। और ये हरियाणा के अंदर पेपर लीक हुआ है, यूपी के अंदर हुआ है, बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर। तो ये सरगना केवल राजस्थान में नहीं है, ये पूरे देश के युवाओं के लिए एक पॉइजन का काम कर रहा है। एक इस तरह की जो ये निकल के आ गए हैं, तो इन पे सब जगह अंकुश लगना चाहिए, केवल राजस्थान की ही बात क्यों कर रहे हैं? देखिए प्रदीप जी मैं बोलूं, एनटीपीसी का मामला उठाया था और सब तरीके से हरियाणा में। भरत जी एक मिनट आशीष जी को सुन लेते हैं, उनकी बात अधूरी रह गई थी। हाँ जी बिल्कुल आशीष जी। देखिए प्रदीप जी, आपने भी विधानसभा में जो हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी का, उनका भी भाषण सुना होगा जो उन्होंने कुछ दिन पहले दिया है। देखिए उन्होंने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया हुआ है कि ये जो पूरा विषय है जो नकल माफिया है वो पिछले 7-8 सालों से हावी है राजस्थान के अंदर। उन्होंने बहुत स्पष्टता से स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी ये कुछ लोग सक्रिय थे, लेकिन ये बेसिकली राजनीति का मुद्दा नहीं है। देखिए लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम तो चाहते हैं कि अगर सरकार एसओजी जांच भी कर रही है तो जांच एक स्तर से बियॉन्ड तो बचे ना, बढ़े तो सही। अगर सरकार वाकई में गंभीर है और जो उन लोगों को पकड़ना चाह रही, तो प्रदीप पाराशर से ऊपर लोगों को क्यों नहीं पकड़ पा रही है बताइए? ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आप देखिए
कहीं ना कहीं ये पूरा सिलसिला है प्रदीप जी, ये समाप्त होना चाहिए, क्योंकि नकल माफिया जिस तरह से ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा है, ये राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, मुझे अच्छा, लगता है कि जी, इसमें जी, हमको कहीं राजनीति करनी नहीं है, हमको चाहते हैं कि ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, ईमानदारी से लोगों को बिल्कुल जो जांच एजेंसियां बेरोजगारों उन के पे जीवन भरोसा से होना खिलवाड़ चाहिए। नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जी मतलब प्रतिष्ठा जी, यहाँ पर आप ये देखिए, अभी 2 दिन पहले जो सिनेरियो बना, सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजेंद्र जो गुढ़ा है, इनके बंगले पर पहुंचते हैं, यहाँ पर वो अपनी मांग रखते हैं, और एक ये कांग्रेस के लिए एक नई चीज आ गई जिसका सोल्यूशन हालांकि हो चुका है, लेकिन एक सांसद को एक मंत्री के घर 2 दिन तक वहां पर धरना देना पड़ा। और मसला आपको पता ही होगा कि जो कंटेनर का जो ड्राइवर था, जिसकी एक्सीडेंट में हुई या कैसे भी, जो भी, वो जांच का एक अलग विषय है, वहां पर डेथ हुई, उनके मुआवजे की मांग को लेकर लगातार वो एक सांसद एक मंत्री के घर पर रहा, और कई चीजें इस बीच सामने आई, ये जानकारी आपको भी होगी। तो फाइनली अगर कहने का मतलब ये कि अगर शुरुआती दौर में ही उस समस्या का निराकरण कर दिया जाए, तो राजस्थान में इस तरह की तस्वीर बने ही क्यों? क्यों इन मुद्दों पर सियासत वाली चीजें हो? यहाँ पर क्यों हम पार्टी के लोगों को यहाँ पर बिठाएं? हम इसकी जगह बाकायदा दूसरे जो एक्सपर्ट्स जो लोग हैं, हम उनको यहाँ पर बिठाएं। प्रदीप जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये बात। लेकिन आप ये देखिए कि उनकी डेथ हुई तो उस टाइम जो भी एक्सीडेंटल डेथ, वो सडनली आप ये मानिए कि पेपर लेके जा रहे हैं, लेकिन आए दिन हम जो इस तरह की एक्सीडेंटल डेथ के आए दिन बहुत सारी होती है, मतलब एक दो नहीं, तो उनका जो भी जिस लेवल पे होता है वो उसी लेवल पे उसका समाधान होता है। तो अब चूंकि ये विधानसभा का बजट सत्र आ रहा है और इनके पास टाइम भी चल कम ही रहा बचा है जी। आप ये देखिए कि इतने टाइम तक तो किरोड़ी जी की चिंता नहीं सताई, लेकिन आज आके उनको चिंता सताई और मंत्री जी के घर उनको लेके पहुंच गए। तो ये खाली राजनीति के लिए सारी चीजें हैं। और किरोड़ी जी को तो हम जानते भी हैं कि वो हर उसमें पहुंच जाते हैं, कहीं पर भी कोई भी छोटा सा मुद्दा हो उसको बड़ा। किरोड़ी जी किसानों की बात को लेके आए थे, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं गहलोत साहब, उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता से उसमें तुरंत डिसीजन ले लिया। अब किरोड़ी जी के पास कोई और नहीं, फिर उन्होंने और नया कुछ ढूंढा और उसको ले आए। जबकि गहलोत साहब खुद ये कहते हैं, हमेशा कहते हैं, आपने भी कभी सुना भी होगा उनको ये कहते हुए कि मैं ये चाहता हूँ कि मुद्दे लेके आए, चाहे हमें भी बोलते हैं कि आप भी अगर इस तरह के कोई मुद्दे हो वो ताकि हमारे नजर में आए और उनका समाधान करें। तो इतनी एक काम करने की जिसके अंदर इच्छा है, ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है कि वो खुद कहते हैं, विपक्ष को भी कहते हैं, बहुत बार मैंने सुना खुद उनको कहते हुए कि भाई विपक्ष भी मुद्दे उठाओ ना। नहीं प्रतिष्ठा जी, बिल्कुल हम भी ये चीज कहते हैं कि बिल्कुल काम करने की इच्छा है, राजस्थान का विकास करने की इच्छा है, बिल्कुल की जो योजना है उनका बेनिफिट मिले, उसमें कहीं पर कोई झोल है तो वो चीजें सामने आए तो समाधान हो। जब तक चीजें सामने नहीं आएगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हम भी ये मानते हैं प्रतिष्ठा जी, हम भी ये मानते हैं कि वाकई विकास होना चाहिए, लेकिन सवाल ये यहाँ पर जो विपक्ष और जो दूसरे संगठन है उनका जो गुस्सा, उनके जो आरोप, वो इसीलिए पैदा होते हैं ना कि अगर वक्त रहते हम कोई एक्शन ले लें और उसी पर अगर तुरंत हम कार्रवाई कर दें तो शायद इतनी बड़ी लंबी चौड़ी तस्वीर बने ही ना। आशीष जी। प्रदीप जी, कार्रवाई जी आशीष जी। बिल्कुल प्रदीप जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे लगता है सरकार की जो लेट फीताशाही है ना, इसके कारण से बहुत नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि ये भर्ती एक मात्र ऐसा प्रकरण नहीं है जहां सरकार जो है हर चीज में जो है लेट लतीफी कर रही है। आप देखिए कि 2020 के बजट में ये घोषणा करते हैं कि हम जनता क्लिनिक खोलेंगे। आप देखिए आज 2 साल से ऊपर हो गया है, जनता क्लिनिक का कोई अता पता नहीं है। 200 की इन्होंने घोषणा की थी, 12 भी जमीन पर नहीं उतरे हैं। फिर ये अंबेडकर भवन की घोषणा करते हैं कि साहब हम अंबेडकर, 2 साल पहले की बता रहा हूं मैं आपको, 2 साल पहले ये घोषणा करते हैं कि साहब हम अंबेडकर भवन है, पंचायत समिति स्तर पर हम अंबेडकर भवन खोलेंगे। 143 खोलते हैं और मात्र 7 को वित्तीय स्वीकृति मिलती है। आप देखिए, तो एटलीस्ट जो विधानसभा के पटल पे आप घोषणाएं कर रहे हैं, जब आप उसको लेकर के ही गंभीर नहीं है। और मुख्यमंत्री जी तो बेसिकली जिस तरह से स्टेटमेंट देते हैं ना, आप देखिए आरपीएससी के जब एक फंक्शन में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि साहब ये जो है माहौल बदलना चाहिए, लोगों का विश्वास होना चाहिए संस्थाओं पे। भैया आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों पे इन संस्थाओं के बारे में विश्वास बने।
तो बेसिकली आप अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते इस तरह से हताशा के स्टेटमेंट देकर। चलिए भरत जी आपके पास आता हूँ यहाँ पर। एक तो ये कि आज राजस्थान लोक सेवा आयोग को एक परमानेंट एक अध्यक्ष मिल चुके हैं जो आईपीएस है, संजय श्रोत्री जी। तो एक तो हाँ जी, एक तो उनके बारे में, दूसरा आरपीएससी के बारे में, दूसरा ये कि जो मैंने शुरुआत में सब्जेक्ट उठाया था सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और लेवल 1, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? 2 मिनट में बताइए। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए संजय श्रोत्रिय जी हैं, आए हैं, आरपीएससी के चेयरमैन भी ज्यादातर अभी आते हैं, तो हर बार वो भी सारे के सारे उस घेरे में ही रहते हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए यहाँ पर कि आरएएस की जो एग्जाम है उसकी तारीखों को भी बढ़ाने की मांग की जा रही है, और इस मसले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी आज मांग की है अपने एक ट्वीट के जरिए। बिल्कुल, आरएएस की जो एग्जाम है उसमें भी कुछ समय और देने, क्योंकि सिलेबस उन बच्चों का चेंज हुआ था, तो एक तो उनका कुछ एक दो एग्जाम्स हो रहे हैं जिनको आगे पोस्टपोन्ड करने का थोड़ा सा समय मांगने की बात कही है वसुंधरा जी ने। लेकिन हमारी भी ये मांग समय से चल रही है। हम इसलिए चाहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि जो नकल विरोधी कानून है ना, इसका अध्यादेश पहले आ जाए और बाद में सारे के सारे एग्जाम हो, और जो भी एग्जाम हो। अब मैम कह रहे थे, प्रतिष्ठा मैडम कि जो रीट की भर्ती की बात कह रहे थे, तो रीट की भर्ती में हमने जो कह रहे थे पहले ही पकड़ लिए भाई। हमने तो पहले मांग यही रखी थी, एक तो हमने शिकायतें की थी कि यहाँ गड़बड़े हो रही हैं, ये संभावनाएं ऐसी ऐसी गड़बड़, तो शुरू से ही हम JN और SI भर्ती में माहौल इतना खराब हो गया था कि सरकार को पहले से रीट में पकड़ने की प्रयास, क्रिमिनल्स को पकड़ना शुरू किया इन्होंने, ये अच्छी बात थी। लेकिन उससे पहले ही अगर नकल विरोधी कानून का जब हम लोगों से बात हो गई थी काफी हद तक, तो वो क्यों नहीं लॉन्च किया गया? बिल्कुल, अगर वो चीज, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो चीज अगर पहले ही हो जाती तो शायद आज ये सवाल जवाब भी नहीं होते, सवाल भी नहीं उठते। दूसरी हमारी मांग थी कि इस एग्जाम को 5 या 6 शिफ्टों में करवाइए आप। 2.5 लाख के हिसाब से अगर अभ्यर्थियों का एग्जाम करवाते, जैसे पटवारी में करवाया या अदर भर्तियों में होता है, एक साथ में एक ही दिन में आप 16 लाख लोगों का एग्जाम कराएंगे, तो आपको पता ही है, जाहिर सी बात है कि उसमें एक छोटा छोटा सरकारी स्कूल है या कोई भी एक एग्जाम सेंटर है, प्राइवेट सेक्टर का ही मान लो आप एक बार के लिए एग्जाम सेंटर, उस पे कोई आदमी 8 से 10 हजार की नौकरी करता है। अब उसको 10 लाख अचानक से कहीं से मिल जाए, और ज्यादातर लोग क्या सही भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर गिने चुने व्यक्ति के तो लालच आ ही जाता है। तो ऐसे बिल्कुल में वो नहीं, भरत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की वजह से, जैसा भी कहा भी जाता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही हिसाब हो सकता है। आशीष जी, हमारे पास 2 मिनट का वक्त है, फिर हम 2 मिनट प्रतिष्ठा जी को देंगे। जी देखिए प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी तो जनता के मुद्दों को लेकर के आंदोलनरत है ही सही, लेकिन हम एक सक्रिय विपक्ष और सकारात्मक विपक्ष के नाते सरकार को भी बताना चाहते हैं कि सरकार जैसा कह रही है ना कि कुछ बातों को माने, तो जैसा मैं भरत जी को भी सुन रहा था कि सरकार को अविलंब जो है ये नकल भर्ती का जो बिल है इस वर्तमान विधानसभा सत्र में लाना चाहिए, जिससे इस तरह की जो अनैतिक गतिविधियां हैं उस पर रोक लगे। और जहां तक अभी आप बात कर रहे थे आरएएस एग्जाम की 2021 की मुख्य परीक्षा की, तो देखिए जब आपने सिलेबस में बदलाव किया है तो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी हैं भाई जिन्होंने प्री क्लियर किया वही तो डिमांड कर रहे हैं ना कि आप थोड़ा अतिरिक्त समय दे दीजिए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, सरकार को इस पर भी गंभीरता से पूर्वक विचार करना चाहिए। मुझे लगता है बेसिकली हमको थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 पॉइंट समझने पड़ेंगे। प्रदीप जी, होता क्या है बेसिकली, इतना ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया है पिछले कई सालों से, उसमें हो सकता है हमारी सरकारें भी जिम्मेदार हों कि हमने इन संस्थाओं को एक तरह से नष्ट कर दिया है। अन्यथा तो ये पावर जो है कि सब एग्जाम की डेट बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, ये निर्णय सरकारी स्तर पर लेने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकायदा आरपीएससी का एक बोर्ड है, वो स्वयं अपने स्तर पर इस तरह के फैसले कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि जिस तरह से हम नियुक्तियां करते हैं बिना मेरिट के आधार पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, आप देखिए इस तरह की संस्थाओं में भी, तो कहीं ना कहीं जिनको बनाया जाता है वो सरकार के अलावा किसी दूसरे की सुनते नहीं है। तो मुझे लगता है हमको ये परिपाटी बदलनी चाहिए और इन संस्थाओं में बहुत मेरिट के आधार पर ऐसे लोगों को बैठाना चाहिए जिनका चरित्र एकदम निष्कलंक रहा हो। बिल्कुल प्रतिष्ठा जी। जी बिल्कुल, आशीष जी ने भी और भरत जी ने, मैंने दोनों को सुना कि दोनों ने बिल की बात कही है, और शायद आप सभी सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने पहले ही क्लियर कराया कि इस सत्र के अंदर ही हम बिल लेके आ रहे हैं। और आज भी मैंने खुद भी सुना था संसद की विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कि उन्होंने कहा कि अगर इस बिल को और मजबूत करने के लिए आपके पास कुछ है
पॉइंट्स, तो वो आप हमें बताइए। हम क्योंकि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके, क्योंकि सरकार की मंशा यही है कि एक ऐसा कठोर कानून आए और उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा हो ताकि जो भी इस तरह के जो करप्ट लोग हैं, जो इसके अंदर गिरोह बन गए हैं, इन सब गिरोह को एक तरह से अपना जो पेशा लोगों ने बना लिया, उस पेशे को लोगों को खुद ही बदलना पड़े और कोई ना इस चीज की डिमांड ही ना करे कि भाई देखिए ये जो मतलब जो लेने वाले हैं उससे ज्यादा मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि जो देने वाला वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। वो बार बार ऑफर करता है किसी को भी, कैसे भी करके, वो कैसे भी करने में आप लोगों ने मतलब ये खाली लेने वाले ने शुरू नहीं किया, ये देने वाले ने शुरू किया। तो इसमें दोनों पर ही कठोर कार्रवाई हो और इस तरह का बिल हो ताकि कोई इस तरह की चर्चा करने के बारे में सोचे ही नहीं, युवा पढ़ने के बारे में सोचे, ना कि इस तरह के आंदोलन और उनकी जरूरत युवाओं को नहीं पड़नी चाहिए। और निश्चित रूप से जो गंभीर रूप से अपनी तैयारी करते हैं वो मेरे ख्याल से आंदोलनों में कहीं आते जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका काम है अपना पढ़ाई करना। बाकी ये राजनीति तो होती रहती है, ऐसे ही होती रहेगी। लेकिन मेरा सिर्फ आशीष जी आपसे एक ही बात है कि आप यहाँ पर आप युवाओं की, मान लो आप ये भी मानते हो कि आपकी पूर्व सरकार में भी इस तरह की चीजें हुई, लेकिन आप खाली आंदोलन यहाँ कर रहे हैं, सेंटर से आपके नेता यहाँ आ रहे हैं, तो दूसरे अदर स्टेट जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर भी आप कुछ कीजिए ना। अगर आपकी मंशा है तो वो आप करके एग्जाम्पल पेश कीजिए भारत के युवाओं के सामने कि देखिए हमारी सरकार थी और इसके खिलाफ हमने आंदोलन करके और ये निर्णय हमने डिसीजन प्रतिष्ठा कराया जी, है। अब आपने सवाल दे दिया आशीष जी को, तो मैं 30 सेकंड में जान लेता हूँ, समय कम है। जी आशीष जी। जी देखिए प्रदीप जी, प्रतिष्ठा जी को ध्यान होना चाहिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार है वहां पे माफियाओं को नियंत्रण करने के लिए बुलडोजर चलाती है, और उसी की देखा देखी आपने देखा होगा राजस्थान सरकार ने भी प्रदीप पाराशर की जो अवैध बिल्डिंगे हैं उसको जयपुर में नेस्तनाबूद किया है। तो हम उसका समर्थन करते हैं। बेसिकली अपराधियों में भय होना चाहिए। आप हरियाणा की सरकार को देखिए, वहां पे बिल्कुल सख्त कानून है। एटलीस्ट राजस्थान की सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, जो आसपास के राज्य हैं जिन्होंने इस तरह के सख्त कानून लाए हैं एटलीस्ट वही फॉलो कर दें। बिल्कुल। तो बहुत सीधा सा जी प्रतिष्ठा जी, वन सेकंड, आप ये सही कह रहे हो, आप जो कह रहे हो वो, लेकिन उसके साथ साथ मेरी एक चीज मेरे माइंड में है कि आपने सरकार बनाने के लिए हरियाणा में आप जो क्रिमिनल वहां जेल में थे उनको आपने पैरोल पे छोड़ा, उसके बारे में आप सोचिए। चलिए वो एक अलग मुद्दा हो गया प्रतिष्ठा जी। खैर आशीष जी, प्रतिष्ठा जी, भरत जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपने विचार रखे, और जाहिर सी बात है हम भी यही मानते हैं कि वाकई राजस्थान के बेरोजगारों के हित में सरकार काम करे। राजनीति, जैसा कि प्रतिष्ठा जी